how to manage your time if you are doing a preparation of any exam, any competitive exam। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों को टाइम को लेकर के कि टाइम टेबल बढ़िया बना लो और बस उसी टाइम टेबल फॉलो करते रहो, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है, इस तरीके से नहीं होता भाई, आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपने टाइम को इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए जाते हैं कोटा, लाइक 12th के बाद जाते हैं प्रिपरेशन करने, तो उनको 1 साल के अंदर 11th 12th दोनों का 2 साल का कोर्स 1 साल में निपटाना होता है। तो उनको टाइम इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि वो एक भी जो है लाइक बिल्कुल इफिशिएंट वे से अपने प्रिपरेशन करके और निकल जाए आराम से। और बहुत आसान होता है, मैंने 10 महीने में किया। ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया होगा। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से तुम्हें करना है वो भी बता सकता हूँ मैं। जैसे मैंने किया, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से आप करो, आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे किया था, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे दिन का टाइम टेबल बढ़िया तरीके से आपको सेट करना पड़ता है। एक तरीका ये है, बस टाइम मैनेजमेंट इस तरीके को बोलते हैं। तो जैसे कि मैं सुबह उठता था 4 बजे। ठीक है, सबसे पहली बात जो होती है बच्चों को कि नींद को कैसे मैनेज करें अपनी, तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि नींद जो होती है तुम्हें एक बार में अपनी निकालनी पड़ती है। जो टॉपर्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो उनके इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि जो अपनी नींद होती है वो एक बार में निकालते थे। लाइक अगर सो रहे हैं तो जैसे रात में सोते तो पूरी रात में नींद निकाल लेते थे, दिन में नहीं सोते थे वो इस तरीके से। तो नींद से समय वेस्ट होता है। मैंने बहुत लोग देखे जो सोते सोते दिन में अपना पूरा समय वेस्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई समय नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो उस चीज़ पे वर्क करो। मैंने अपनी टाइम को मैनेज किया था, तो 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये टाइम रखा था मैंने अपने सोने का, और इस टाइम पे मैं सिर्फ सोता था और कुछ नहीं करता था, उसमें पूरा अपना नींद निकाल लेता था। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे सुबह 4 बजे उठ करके एक्सरसाइज, सबसे पहले वर्क जो होना चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करो भाई। उससे क्या है, तुम्हारा माइंड बैलेंस रहता है और आपको फोकस होने में उससे हेल्प मिलती है। ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद जैसे कुछ भी एक्सरसाइज रैंडमली मैं बता दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी होगी, उससे बेनिफिट मिल जाएगा। मेडिटेशन एक्सरसाइज जो भी आप बोलो। उसके बाद जो है कोचिंग की, जिसके मेरे मॉर्निंग बैच होता है, तो उसके बाद मुझे कोचिंग जाने की तैयारी करनी पड़ती है। 6:15 पे मैं निकलता था अपने हॉस्टल से, तो कोचिंग पहुंचता था और 6:30 बजे से हमारी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होती थी। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो होती है, बच्चे कोचिंग क्लासेस में अपनी क्लासेस के अंदर ढंग से सुनते नहीं है, तो लिसनिंग प्रॉपर्टी जनरेट करनी पड़ेगी तुम लोगों को। लिसनिंग प्रॉपर्टी इसलिए जनरेट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे टीचर्स ने एक और बात बोली थी कि जो टॉपर्स होते हैं वो अच्छे लिसनर्स भी होते हैं, या फिर इसको ऐसे और समझ सकते हैं कि जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वही टॉपर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग प्रॉपर्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका समय बहुत बचेगा। आप कोचिंग के अंदर ढंग से क्लास को नहीं सुनोगे तो हॉस्टल में जाकर तुम लोगों को जो है उस क्लास को रिवाइज़ करने में 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। और आप अगर क्लास को ढंग से सुन लोगे तो उसी क्लास को घर पे जाकर के रिवाइज़ करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगी, जिससे तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर सकोगे अपने टाइम को। ठीक है, इसके बाद क्लास में ढंग से एकदम फोकस होकर के सर की बात सुनो, सर जो बोल रहे हैं उसका आंसर दो, सर जो भी करा रहे हैं, मतलब क्लास में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओ। अपने दोस्ती यारी ना रखो क्लास में, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम्हें। दोस्ती यारी मैंने तो नहीं की दोस्ती यारी तो कोटा के अंदर जब मैं था, क्योंकि उससे समय वेस्ट होता है। मेरे टीचर्स बोलते हैं कि दोस्ती यारी बिगाड़ देती है, और मैंने खुद देखा मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे लिटरली दोस्ती यारी में बर्बाद हो गए। टॉपर्स थे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था हमारी क्लास के अंदर, वो भी पता नहीं उसके 97% के समथिंग थे, मेरे तो 87 थे परसेंट। ठीक है, तो वो भी फ़र्क होता है कि जब तुम कोटा में आके टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो आप चाहे कितने ही बड़े टॉपर हो, आप टाइम पर ढंग से मैनेज नहीं कर पाया तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जैसी कोचिंग क्लासेस ख़त्म होती थी तो इतना दिमाग में तुम्हारे आ ही जाता है कि तुम्हें आज के सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी फेस हुई है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो किसी बच्चे को फिज़िक्स में आज के दिन डिफ़िकल्टी फेस हुई, तो जब कोचिंग से घर जा रहा है फिर कहीं पर भी जा रहा है तो दिमाग में पैटर्न बना ले आज के दिन का कि आज उसको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को पहले उठाना है, किस सब्जेक्ट को लास्ट तक रखना है, कोई दिक्कत नहीं उस सब्जेक्ट से। फिर
जैसे फिज़िक्स में तुम वीक हो तो फिज़िक्स को पहले उठा लो, और कोचिंग जाती अब हॉस्टल पहुँचती सबसे पहले मैं क्या करता था, अपना टाइम टेबल बना लेता था, डेली टाइम टेबल बनाता था। ऐसा नहीं करता था मैं एक टाइम टेबल बना लिया तो उस पर स्टिक रह जाओ, क्योंकि फिर उससे फ्लो नहीं बन पाता। फ्लो तभी बनता है जब तुम डेली जिस सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट को पहले उठाओ। तो टाइम टेबल बनाता था, उस पर लिखता था, जैसे फिज़िक्स वीक है तो फिज़िक्स को आज 2 घंटे दे दिए, फिज़िक्स लिख दिया तो उसके आगे 2 घंटे लगा दिए, और बाकी ऐसे सारा सब्जेक्ट का मैं अपने टाइम डिवाइड कर देता था। उसको करने के बाद मैं अपना लंच करने चले जाता था। फिर लंच करके जैसे आता था तो वही सबसे पहले 10 मिनट में मैं कोशिश करता था, मैं ध्यान मेडिटेशन कुछ भी करने की सोचता था कि आज क्लास में पूरी क्लास को रिकॉल करने की कोशिश करता था, पूरी जो 6 घंटे क्लासेस में बीते, कि मैंने, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें रिकॉल हो जाएंगी डेफिनेटली उस चीज़ में तुम्हारा उस टाइम पे फोकस होगा तुम्हारी क्लास में, इसलिए तुम उस रिकॉल कर पा रहे हो। उस तुम्हारा फोकस उस टाइम पे नहीं होगा तो उन चीज़ों को रिकॉल करने में डिफिकल्टी होगी। वही चीज़ तो तुम्हें रिवाइज करनी है, वही चीज़ जो तुम्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे तुम कोचिंग से आने के बाद, वही चीज़ें तो तुम्हें रिवाइज करनी होती है। पूरी क्लास को रिवाइज करने का फ़ायदा ही नहीं होता भाई, फालतू में समय वेस्ट होता है उससे। उसके बाद जो मुझे चीज़ें रिकॉल नहीं होती थी, फिजिक्स तो जैसे मेरी डिफ़िकल्टी फेस हुई थी उसको लेकर के सबसे पहले बैठ जाता था कि हाँ भाई फिज़िक्स में डिफ़िकल्टी फेस हुई है तो उसको सबसे पहले टाइम दो, और उसको पहले तो जिस टॉपिक में डिफ़िकल्टी हुई उस टॉपिक को सबसे पहले बिल्कुल रट डालो, रिवाइज कर डालो, जो भी कर सकते हो, क्वेश्चन लगा डालो उसके सारे के सारे। फिर उसके बाद वही 1.5 घंटे वाला 6 घंटे वाला जो शेड्यूल होता है उसमें डिवाइड करो, 1.5 आवर में सारी क्लासेस को डिवाइड कर दो। शुरुआत के 20 मिनट रिवीजन के लिए दो। रिवीजन 20 मिनट तभी हो पाएगा जब तुम्हारी लिसनिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी। लिसनिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो रिवीजन 20 मिनट में नहीं होगा, पूरा 1.5 घंटा उसके अंदर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा टाइम। इसलिए कह रहा हूँ लिसनिंग प्रॉपर्टी ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने के लिए। उसके बाद 20 मिनट में रिवाइज करने के बाद आपको जो बचेगा 1 घंटा 10 मिनट, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पूरी जो भी कराए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन चीज़ होती है जो भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने के में हेल्प करती है। क्योंकि जब कॉम्पिटिशन एग्जाम का तुम्हें यही नहीं पता होगा कि उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के स्टेप क्या आ रहे हैं, तो तुम्हें नहीं कर पाओगे भाई, कि तुम पैटर्न ही नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चंस करोगे तो आपको पैटर्न दिमाग में आएगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और बहुत चीज़ें हेल्प होंगी। क्योंकि मैंने खुद जो अपना एग्जाम नीट का एग्जाम 2 घंटे में OMR के साथ कंप्लीट कर दिया था, इसी कारण से कर पाया क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी उसमें, ठीक है। और फिर इसी चीज़ को सारे 1.5 आवर्स वाले में चीज़ में फॉलो करो। अपना सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कई बच्चे होते हैं 1 घंटा भी ढंग से बैठ के पढ़ नहीं पाते। अपना सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करो, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे एक बार में बैठ कर निकालो, जिससे सेटिंग टाइम इंक्रीज़ होगा। क्योंकि वो चीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ से फोकस बढ़ेगा, तुम्हारी क्लास में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, तुम्हारी सेल्फ स्टडी की सेल्फ से ज़रूरी होती है। सेल्फ स्टडी जो अच्छे से कर लेगा वो अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएगा। जो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो क्लास में तो लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और निकलता वही है जो सेल्फ स्टडी अपने टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है जैसे मेरी ये शिफ्ट्स ख़त्म होती थी चारों 6 घंटे की, 1.5 आवर की। उसके बाद तब तक डिनर या लंच का टाइम हो जाता था, ठीक है। तो डिनर का टाइम हो जाता था तो उस समय डिनर करने चला जाता था। डिनर करने के बाद आकर के फिर से मेरे पास 8 बजे मेरा डिनर होता था और आधे घंटे में हो जाता था। उसके बाद मेरे पास एटलीस्ट 1.5 आवर बचता था। तो वो टाइम होता था जिस टाइम पे मैं अपनी NCERT को रीड करूँ। मेन फोकस NCERT को, क्योंकि मैंने बोला था NCERT के लिए 1.5 घंटा अलग से एक्स्ट्रा निकालूँ, तो वो 1.5 घंटा बोल देता था मैं, और उसमें NCERT को बोल बोल के पढ़ता था, जिस तरीके से मुझे NCERT याद हो गई थी लास्ट के टाइम पे जाते जाते। एटलीस्ट हाँ लगभग याद हो गई थी मेरे, इसलिए मैं बायोलॉजी के अंदर 355 मार्क्स से स्कोर कर पाया 360 में से। क्योंकि NCERT को याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे समझ तो NCERT को आसानी से लेते हैं लेकिन एग्जाम में याद ही नहीं आती ना इस तरीके। इसी लिए मैं NCERT को फोकस बहुत करता था। और रात में जो है फिर से 10 बज जाते थे, और मैंने बोला 10 से 4 बजे तक मेरा सोने का टाइम होता था। तो मैं फिर उस टाइम पे कुछ नहीं करता था, सिर्फ सोने के लिए बेड पे लेट जाता था। और फिर दिमाग सोते सोते कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं पूरी क्लास को रिकॉल करो, है ना, लाइक पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिकॉल करो, उससे तुम्हें बेनिफिट होगा। फालतू है यार, उसको रिकॉल करने से कुछ तुम्हारा ही दिमाग ख़राब होगा। तुम रिकॉल नहीं भी कर पाए तो तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, तुम्हें नींद अच्छी नहीं आएगी तो अगले दिन का शेड्यूल तुम अच्छे से नहीं फॉलो कर पाओगे, है ना। इसी तरीके से मैंने करता था टाइम मैनेजमेंट अपना, और बस इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता गया और लास्ट में आकर सही होती गई चीज़ें, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी है। उसके बाद सोने के बाद 4 बजे से भाई नॉर्मल डेली शेड्यूल फॉलो हो जाता था, और इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करता था। इस तरीके से तुम भी अपना टाइम मैनेजमेंट करो, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, और सही है। और ये जो टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, और तुम्हें कोई टॉपिक याद आ रहा हो तुम भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली। और थैंक यू देखने के लिए वीडियो, ठीक है।